दोस्तों सीटेट 2026 के लिए कोशिका जो चैप्टर है और उत्तक जो चैप्टर है वह आज हम लोग लेकर आए हैं। इसका फुल डिस्कशन करेंगे और कहने का वो टॉपिक जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, पुनः इसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो जीव विज्ञान का अर्थ, जीव जीव क्या है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण का थोड़ा सा हिस्सा, जीवों का नामकरण, कोशिका, कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत, कोशिका की संरचना, कोशिका की आकार, पादप जंतु कोशिका में विभिन्नता, कोशिकांग और उसके उपनाम, ठीक है। संगठन की जटिलता के आधार पर कोशिका की प्रकार, कोशिका विभाजन, ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक और उसके अभ्यास प्रश्न है। तो कहने का मतलब आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है। जीव विज्ञान दो शब्दों से, एक जीव और दूसरा विज्ञान, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोस मतलब होता है लाइफ और लोगस मतलब होता है स्टडी, यानी लाइफ से जुड़ा हुआ जिसको स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। 1801 में जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन, यानी कहने का मतलब है बायोलॉजी शब्द दिया था। देखिए जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का हम लोग क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। याद रखिए किसको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, तो अरस्तु को। यानी कहने का मतलब है अरस्तु जो है वह, याद रखिएगा, यानी जीव विज्ञान का इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, वही बात हुआ। चलिए हम लोग आगे अगर देखें, जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान को सॉरी, जीव क्या है तो कहने का मतलब है इसको परिभाषित करना कठिन है, लेकिन जितने भी वह सजीव वस्तु जो है वह सजीव है, वह सारे या निर्जीव है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उसके कुछ लक्षण के आधार पर जीव की चर्चा करते हैं। यानी सजीवों का कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सभी सजीव जो है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी जो भी चीज भोजन करते हैं, भोजन खाने के बाद जंतुओं में क्या है, ऊर्जा प्रदान होती है, सजीव का क्या है, लक्षण। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं, सभी सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। यानी कहने का मतलब है भोजन में यानी पोषण की क्रिया करते हैं। जब पोषण हो जाती है तब ऊर्जा में बदलने के लिए श्वसन की क्रिया होती है, याद रखिएगा। श्वसन की क्रिया करती है सभी सजीव जो है, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी पोषण से तो भोजन ग्रहण कर लिया, लेकिन कहने का मतलब उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की क्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। तब कहने का मतलब है जो भी बचे हुए जो भोज्य पदार्थ है वह टूटकर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा। एक स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। यानी श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान के साथ साथ, है ना, पोषक तत्व से बचे हुए जो भोज्य पदार्थ है वह टूटने की कार्य होते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, अब देखिए जंतुओं के कुछ जंतु है उसके श्वसन अंग की बात करते हैं। मनुष्य हो गया, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि जो है उसके श्वसनीय अंग जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो वह फेफड़ा होता है, याद रखिएगा। दूसरा मक्खी, ककरोच या अन्य कीट जो है वह ट्रैकिया से सांस लेता है। केचुआ हो गया, त्वचा से सांस लेता है। केचुआ क्या चीज से सांस लेता है या श्वसन की क्रिया किससे होता है, तो याद रखिएगा त्वचा से। मेढक जो है वह फेफड़ा और त्वचा से। ऑक्टोपस, मछली, झींगा ये सब गिल या फ्लोम उसको कहते हैं, उससे श्वसन की क्रिया करता है। व्हेल, डॉल्फिन ये सब फेफड़ा या नसा छिद्र या बात छिद्र द्वारा ये सांस लेते हैं। देखिए ध्यान रखना है, ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सके। और ये व्हेल, डॉल्फिन जो है वह कभी कभी देखते हुएगा कि वह पानी से क्या है कि बाहर आता है। तो बाहर आने की कारण है कि समय समय पर वह वातावरण से क्या हो कि सांस ले सकता है, इसलिए वह बाहर आते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। अगर हम लोग पौधों में बात करें तो गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किससे होता है, पत्तियों से। पत्तियों में जो है उपस्थित सूक्ष्म रंध्र जो होता है वह ऑक्सीजन अंदर जाते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। यानी कहने का मतलब है, याद रखिएगा, पौधा जो है वो भी श्वसन की जब क्रिया करता है तो श्वसन की क्रिया में क्या है, यानी O2 को लेगा और CO2 को छोड़ता है। याद रखिएगा पौधा भी श्वसन की जब क्रिया करता है तो O2 को लेता है और CO2 को क्या करता है, छोड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, तीसरा लक्षण है सभी सजीव में उत्सर्जन की क्रिया होता है। यानी कहने का मतलब है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसे कहने का मतलब जब श्वसन की क्रिया होता है तो O2 से CO2 बदल जाता है। और CO2 कहने का मतलब है सजीवों के शरीर में
यह अपशिष्ट पदार्थों के रूप में होता है, ये हानिकारक पदार्थों के रूप में होता है। इसको शरीर से हम लोग क्या काम करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। और बाहर निकालने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। याद रखिए, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से मूत्र और मल के रूप में जो है वह शरीर से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। उसके साथ साथ कहने का मतलब है, हम लोग चर्चा किए CO2 भी, ये शरीर से क्या है, बाहर। उसके साथ साथ पसीना हो गया, जो श्वेत ग्रंथि, ये सब जो होते हैं, उससे यह अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर त्वचा के माध्यम से निकल। पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। पक्षी क्या है, बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। ये हानिकारक पदार्थ उसके अंदर होता है। अब देखिए, सभी सजीव जो है उद्दीपन के प्रति जो है वह अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन का मतलब यह हुआ कि कोई भी कार्य जो है, अगर मान लेते किसी को भूख लगा, तो वह खाना की तरफ दौड़े, तो भूख जो हो गया, उद्दीपन हुआ। कांटा कहीं चुभ गया, है ना, तो पैर हम लोग ऊपर करते हैं। तो ये कहने का मतलब है, कांटा चुभना क्या है, एक प्रकार की उद्दीपन हो गया। याद रखिएगा। तो जितने भी जीव सजीव होते हैं, वह सारे करने का मतलब है, उद्दीपन के प्रति क्या है, कि क्रियाएं करती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आसपास में होने वाले परिवर्तन किसी सजीव की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं, उसे अनुक्रिया करते हैं। यानी जितने भी सजीव होते हैं, वह सारे सजीव जो है, यानी उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं करते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, उदाहरण के लिए जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं, तो हम एकदम अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो गर्म वस्तु क्या है, उद्दीपन। यानी कॉकरोच रोशनी को देखकर छिप जाता है, उद्दीपन हुआ। उसके लिए रोशनी जो हो गया, उद्दीपन हुआ। अपने मन पसंद के व्यंजकों को देखकर मुंह में पानी आना, ये भी कहने का मतलब उद्दीपन। सूरज छिपने के पश्चात फूल बंद हो जाते हैं, उद्दीपन। छुई मुई के पौधा है, उसको छू दीजिए तो सिकुड़ जाएगा। ये सारे के सारे कहने का मतलब उद्दीपन है, और उसके प्रति जो है अनुक्रिया करती है। सजीव की पांचवी लक्षण की बात करते हैं। सजीवों में ज्ञान इंद्रियां होती है, और ये कितने ज्ञान इंद्रियां होती है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो याद रखिए, ज्ञान इंद्रियों की जो संख्या होती है, वह 5 होते हैं। ठीक है, आंख हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, जीभ हो गए, और क्या है, त्वचा। आंख से हम लोग देखने की कार्य करते हैं, कान से हम लोग सुनने की कार्य करते हैं, नाक से सूंघने की कार्य करते हैं, जीभ से स्वाद लेने की कार्य करते हैं, और तीसरी जो है, त्वचा से हम लोग महसूस करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे ताप दाब, ये ताप, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो वो किसके माध्यम से करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, त्वचा के माध्यम से करते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, तो कहने का मतलब है, सजीव गति भी करता है, और जितने भी सजीव है वह सब गति करता है। कुछ पेड़ पौधे में गति नहीं होता, लेकिन हिलना डुलना उसमें भी अनुक्रिया के प्रति अपनी गति को दर्शाता है। तो कहने का मतलब है, सजीव जितने भी होते हैं वह गति करता है। सजीवों में प्रजनन होता है। सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, और इसी क्रिया को प्रजनन करते हैं। जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रजनन की क्रिया भी करती है। यह सजीव का कहने का मतलब है, एक गुण भी होता है। आगे देखें तो प्रजनन की मुख्य रूप से पौधों में बीजों द्वारा तथा कलमी विधि, ये सब अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। जैसे कलम के द्वारा गुलाब में होता है, कलिका के द्वारा आलू में होगा, है ना, आंख जहां से निकलता है और आलू के पौधे निकल जाते हैं। पतियों द्वारा ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा जिसको हम लोग कहते हैं, जड़ों के द्वारा शकरकंद से होता है। सजीवों में वृद्धि भी होती है, यानी सजीव एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सजीवों में मृत्यु भी हो जाती है, और एक निश्चित समय के बाद सजीव जो है वह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सजीवों का क्या देखें, गुण देखें। अब देखिए सजीवों का वर्गीकरण, है ना। मुख्य रूप से सजीवों को दो भागों में बांटते हैं, एक जंतु जगत है और दूसरा क्या है, वनस्पति जगत। यानी जीव विज्ञान को हम लोग क्या काम करते हैं, यानी कहने का मतलब है, दो भागों में बांटते हैं। तो याद रखना है, यानी जीव विज्ञान को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो दो भागों में, एक जंतु है, दूसरा क्या है, वनस्पति। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान की जो जनक पादप जो है, उसकी जनक हम लोग थियोफ्रेटस को कहते हैं। याद रखिए, किसको कहते हैं, थियोफ्रेटस को कहते हैं। ये बात हम लोग को क्या है, ध्यान में रखना है। इसकी वर्गीकरण का अलग से हम लोग टॉपिक लेकर आएंगे, तो उसमें हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे आपको बता देते हैं कि ये वर्तमान जो जीवों की जगत है, वह 5 जगत में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, प्राणी, है ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो हम लोग 5 जगत, यानी मोनेरा के अंदर अंतर्गत बैक्टीरिया हो जाते हैं, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। कवक के अंदर फंजाई, फफूंद, मशरूम, ये सब जो है कवक है। इसको फिर से हम लोग एक डिटेल लाएंगे, वर्गीकरण का चैप्टर।
उसके बाद प्राणी, जिसको जंतु जगत हम लोग कहते हैं, इसमें भी पादप जगत में भी हम लोग देखेंगे उसका कौन कौन है, कैसे कैसे है। और इसको बांटने की जो श्रेय जाता है वह कैरोलस लिनियस हो जाता है। तो इस पर हम लोग अलग से लाएंगे टॉपिक, और बहुत विस्तार से हम लोग इस पर क्या है चर्चा करेंगे। देखिए, जीवों का नामकरण की भी पद्धति है। ठीक है, 1773 में क्लोरो लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। ये भी पूछता है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो याद रखिएगा कैलोरस लिनियस जो है वह द्विनाम पद्धति दिया था। अगर हम लोग देखें, इसमें देखिए कहने का मतलब है इस पद्धति में सजीव का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिसमें पहला जो है याद रखिएगा, पहला वंश को निर्धारित करता है और दूसरा जो है उसे जाति का। वंश और जाति के आधार पर इसको देखते हैं। जैसे मनुष्य का नाम होमो सेपियंस सेपियंस है, तो पहला वंश हो गया, दूसरा क्या है सेपियंस जाति हुआ। कमल की बात करते हैं तो कहने का मतलब है निम्बो न्यूसीफेरा है ना, तो कहने का मतलब है नेल्मो न्यूसीफेरा जो है, इसका कहने का मतलब है किसका है, कमल का है। तो इस पर कहने का मतलब है एक वंश हो गया और दूसरा क्या है जाति है। तो ऐसे करके आपको मोर का हो गया, बाघ का हो गया, गाय का होगा बोस इंडिकस है ना, उसके बाद आम का मैंगी फेरा इंडिका हो गया। उसके बाद कहने का मतलब ऐसी है, धान का है, सरसों का है, जो कुछ पूछता है उसका हम लोग चर्चा यहाँ पर कर लिए। आगे अगर हम लोग देखें, इस प्रकार से जीवों का वैज्ञानिक नाम जो है, पुस्तक जो है अरस्तु, देखिए अरस्तु पुस्तक कुछ है, वैज्ञानिक है। अरस्तु को हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया दिए थे, थियोप्रेटस हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम दिए थे। तो याद रखिएगा ये दोनों दिए थे। कैलोरस लिनियस ने जिनरा प्लांटेनम, ठीक है, ऐसे करके कहने का मतलब है इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे थे। तो इसमें कुछ पुस्तक जो है जिसका हम लोग चर्चा किए। अब चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं कोशिका, मेन यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यानी कहने का मतलब है कोशिका के बारे में हम लोग देखते हैं कि कोशिका में क्या क्या चीज और क्या क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका किसको कहते हैं, तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। याद रखना है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो कोशिका जो होता है, यानी कहने का मतलब है जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है ना। जैसे यहाँ पर कहा कि घर बनने के लिए जैसे हम लोग छोटे छोटे ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार तो मेन याद रखना है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मुख्य बातों पर आएंगे तो कोशिका की यहाँ पर कहता है कि खोज किसने किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्ड है ना, एक प्रकार की लकड़ी है ना। तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने है ना कोशिका की खोज की थी। और ये कोशिका दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से बनता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा और पैरामीशियम। एक ही कोशिका से सारी क्रियाएं जो है इसका संपन्न होती है। और दूसरा बहुकोशिकीय जीव, ये जीव यह वह जीव है जो ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कवक जानवर, ये सब जो है यानी कहने का मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो कोशिका की खोज याद रखिएगा रॉबर्ट हुक कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। कोशिका कोशिका किसको कहते हैं, तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा क्या है बहुकोशिकीय होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो कोशिका सिद्धांत है ना, तो कहने का मतलब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कौन दिया था, याद रखिएगा स्लाइडेन और स्वान, एक 1838 और 39 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी स्लाइडेन और स्वान ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार कहने का मतलब है 1838 और 39 में दिए थे। और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने यह बताया कि पहला बात इन्होंने यह बताया कि जितने भी जीव है वह सभी जीवों का जो शरीर है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बात यह बताया कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं से हुई होती है। यानी जितने भी सेल है उसका जो निर्माण होता है वह कहने का मतलब है उसका मदर सेल होता है, मदर सेल से बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है। और तीसरी बात इन्होंने यह बताया कि प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। यानी कहने का मतलब है पहला बात इन्होंने कहा कि कोशिका ये जीव जो है वह कोशिका से ही उत्पत्ति होती है, प्रत्येक सेल का कोई ना कोई मदर सेल होता है। और तीसरी बात इन्होंने यह कहा कि जीवों का जो शरीर है एक या अनेक कोशिकाओं से क्या होते हैं
बड़े होते थे। यही जो सिद्धांत है वह किसने दिया था, तो याद रखिएगा स्लाइडेन और स्वान ने ये दिया था, तो याद रखना है। यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद हम लोग को रखना है, यानी कोशिका सिद्धांत जो है वह स्लाइडेन और स्वान दिया था, 1838 से 39 में दिया था। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग देखते हैं, कहता है कोशिका की संरचना। कोशिका को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, 1 नंबर कोशिका झिल्ली। 2 नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो कोशिका द्रव, और तीसरी हम लोग बात करते हैं तो केंद्रक। यानी कहने का मतलब सेल को अगर हम लोग मुख्य रूप से देखें तो कितने भागों में बांटे, तो 3 भागों में। एक जो है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। दूसरा है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, और तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं ये केंद्रक। तो कहने का मतलब कोशिका के अनेक भाग होते हैं, कोशिका के क्या है अनेक भाग होते हैं, उसको कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांग अलग अलग होते हैं, अलग अलग उसका कार्य भी होगा। पौधे और जानवर की कोशिकाएं अलग अलग होती है, किंतु उसमें भी बहुत सारे कोशिकांग जो होते हैं वह समान होते हैं। तो सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोशिकांग और कोश में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति की हम लोग चर्चा करेंगे, ये भी कोशिका का अंग है। तो याद रखिए कोशिका भित्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी कार्य क्या है, यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो यह केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। देखिए इसका कार्य क्या है, ये पादप में जो है पादप कोशिका के आकार देना और रक्षा करना, यह क्या है। यानी पादप कोशिका का जो है याद रखिएगा, पादप कोशिका का आकार देता है, उसके साथ साथ क्या है रक्षा देता है। यह शैवाल और हरे पौधों में सेलुलोज से बनी होती है। किसकी से बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया। यानी कहने का मतलब है कोशिका भित्ति क्या चीज से बनी होती है पौधों में, तो सेलुलोज से। और जीवाणु एवं कवक में क्या चीज से बनी होती है, कैटिन से। यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछता है, यानी जीवाणु और कवक की अगर बात करेंगे तो इन दोनों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कैटिन की। शैवाल और हरे पेड़ पौधे में क्या चीज की बनी होती है, तो सेलुलोज की। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है शैवालों और हरे पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे अगर हम लोग देखेंगे, अब देखिए कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की हम लोग बात करेंगे, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसकी कार्य क्या है, कोशिका का इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, अंदर बाहर आने वाले कणों को नियंत्रित करना है। हाँ, याद और रखना है। यानी कहने का मतलब कोशिका झिल्ली जो होता है अर्ध पारगम्य होता है, अर्ध पारगम्य होता है। याद रखिएगा ये कैसा होता है, अर्ध पारगम्य होता है। ये बनी क्या चीज से होता है, तो याद रखिए लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। यानी कहने का मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आगे अगर हम लोग देखते हैं कोशिकांग जो है वह केंद्रक, केंद्रक कभी कभी केंद्रक की खोजकर्ता भी पूछ लेगा। तो केंद्रक की खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका कार्य क्या है, कोशिकाओं की सभी गतिविधि को नियंत्रित करना। यह कोशिका के मध्य भाग में गाढ़े रंग के पाए जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये बाहर जो होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और बीच में होता है कोशिका द्रव होता है। तो कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया, और ये क्या है द्रव। इस प्रकार से इसकी संपूर्ण संरचना है, तो जिसमें हम लोग केंद्रक के बारे में जानते हैं। ये कोशिका के अंदर के जितने भी गतिविधि है वह सारी गतिविधि को क्या करती है, नियंत्रण करने की कार्य करती है। क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को भी पहुंचाने की कार्य करता है, और पौधों में इसकी स्थिति परिधीय होती है। देखिए और आगे अगर हम लोग देखें, केंद्रक का भाग, केंद्रक काला, केंद्रक कला द्रव और केंद्रिका में विभाजित होता है। ये 3 भाग मुख्य रूप से दो, केंद्रिका और केंद्रक के द्रव। ठीक है, केंद्रक कला में प्रोटीन, फास्फोलिपिड और निक्लिक अम्ल होते हैं। इसमें अनुवांशिक गुण का क्रोड होता है। यानी अनुवांशिक गुण का क्रोड भी होता है जो प्रोटीन, फास्फोलिपिड और निक्लिक से बने होते हैं। केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करता है। याद रखिए केंद्रिका जो है केंद्रक के ही भाग होता है आरएनए, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, याद रखना है। यानी डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा अगर कोशिकांग की चर्चा करते हैं जिसको हम लोग तारकाएं कहते हैं। इसके मोबिडी जो है ना इसका खोज किया। ठीक है, यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। याद रखिए यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता।
यह सिर्फ कौन सा कोशिका में पाया जाएगा? तो याद रखना है जंतु कोशिका में क्या है पाया जाता। इसकी खोज इसका जो कार्य है विभाजन में मदद करता है, यानी कोशिका विभाजन के समय यह कोशिकाओं को विभाजन में क्या है मदद करता है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे देखिए, यानी कोशिकांग में आगे अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? द अल्टमैन। याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। इसकी कार्य क्या है? यह कार्य कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करने की कार्य करता है। क्या चीज प्रदान करता है? ऊर्जा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है श्वसन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। देखिए, श्वसन की केंद्र इसको कहा जाता है, श्वसन की क्रिया इसी में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात है इसमें डीएनए अपना पाया जाता है। एक केंद्रक जो है, केंद्रक में डीएनए होता है। और दूसरा अगर कोशिकांग की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना क्या होता है? डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें भी पाया जाता है। देखिए यहाँ ऊर्जा जो बनता है वह एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है, और जो जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एटीपी को करेंसी ऑफ, यानी एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एटीपी को करेंसी कहते हैं। और कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस, है ना, ऊर्जा गृह। यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब है इसमें पूरा कोशिका का जो है ऊर्जा, ये श्वसन क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। अब गोल्जी काय की बात करते हैं, इसको कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यानी इसकी जो खोज की थी वह कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। इसका कार्य भोजन को इकट्ठा करना है। ठीक है, और पौधों में इसकी संख्या ज्यादा होती है। कोशिका वृद्धि, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम बनने में यह क्या काम करता है? मदद करता है पादप कोशिकाओं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं आगे, अगर हम लोग देखें आगे है कोशिकांग अंतःपरद्रव्य जालिका। ठीक है, यह कोशिका, इसका कार्य अंदर के कणों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की कार्य करता है। यह नालियों और थैलियों की बनी होती है। इसका सिर केंद्रक और दूसरा सिरा जो होता है कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। इसमें वसा, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन ये सब को ये मदद करता है। ये दो प्रकार के अंत प्रद्रव्य जालिका जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। इसकी खोज कौन किया था? तो ये याद रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर, ये दो प्रकार के होता है। याद रखिएगा, एक को कहते हैं स्मूथ, यानी SER होता है, और दूसरा RER होता है। और RER में दाने जैसी संरचना होती है तो इसको रफ कहते हैं। ठीक है, और यहीं से जो है याद रखिएगा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम, RNA, RNA होता है। और RNA जहां होगा वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसमें भी यह क्या काम करते हैं? मदद करते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे ने किया था, है ना। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको लाइसोसोम को क्या कहते हैं? यानी कोशिका की, याद रखना है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। याद रखिए, कोशिका की आत्महत्या की क्या कहते हैं? थैली कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। याद रखिएगा, इसकी कार्य है कणों को पचाना। ठीक है, जल अपघटनी एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को पचा देते हैं। यह पुराने घिसे पीटे तथा अस्वस्थ कोशिकाओं को पचाकर हटा देते हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, और जरूरत होती है तो और अपना पाचक द्रव मुक्त कर देता है और स्वयं को भी नष्ट कर लेता है। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। याद रखना है कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो याद रखना है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अगर हम लोग है, आगे देखिए, आगे है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने किया था? प्लाडे ने इसकी खोज किया था। यह प्रोटीन संश्लेषण की कार्य करता है। आपको बताए थे, यानी RER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसी पर दाने जैसी संरचना के रूप में यह पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम जो कहने का मतलब है प्रोटीन और RNA से बना होता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग क्या कहते हैं? RNA को कहते हैं, RNA, है ना। राइबोस, यह कहने का मतलब है जिसको राइबोसोम,
यहाँ से कहने का मतलब है आरएनए संश्लेषण करने की कार्य करता है, जिसको हम लोग राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और उसके बाद प्रोटीन, ये दोनों से जो है राइबोसोम क्या है कि बना होता है, ये बात ध्यान में रखना है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं रितिका, है ना, यानी या राजधानी हम लोग इसको कहते हैं। यह इसका कार्य है कोशिका के अंदर अवशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना है। अवशिष्ट पदार्थों को क्या करना है, इकट्ठा करना है। पादप कोशिकाओं में इसका कार्य बड़ा होता है और जंतुओं कोशिकाओं में छोटा होता है। यानी पेड़ पौधों में रितिका क्या होते हैं कि बड़ा होते हैं, लेकिन जंतुओं में इसकी आकार क्या है, छोटा होता है। यह कोशिका के अंदर अंत दाब को बनाए रखता है और मूल कोशिका, यह मूल कोशिकांग है, यानी शुरू से ही हर में रहता है ये। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, अब देखिए कहता है कोशिकांग में लवक की बात करते हैं, प्लास्टिस। प्लास्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके कार्य क्या है, सिर्फ पादपों में यह पाया जाता है। याद रखिएगा, यानी लवक कहाँ जाए पाया जाएगा, तो याद रखना है पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए हरित लवक, ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक हरे रंग के होते हैं, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है। यह भोजन बनाने में मदद करता है, यह पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। इसमें कैरोटीन याद रखना है और जेंथोफिल भी होते हैं। तो कैरोटीन और जेंथोफिल भी किसमें होता है, तो याद रखना है हरित लवक में यह पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें अवर्णी लवक, यह भूमिगत गत भागों में पाया जाता है, जिसमें स्टार्च, प्रोटीन, वसा ये सब संग्रह, यानी पौधों की जो जड़ होते हैं, तो जड़ को उखाड़िएगा तो ये श्वेत रंग का होगा, है ना। और इस भाग में जो है अवर्णी लवक पाया जाता है, जिसका कलर हीन होते हैं। और इसमें स्टार्च, प्रोटीन और वसा जो है वह पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वर्णी लवक की बात करते हैं, यह पौधों में पंखुड़ियों को रंग प्रदान करता है। क्या काम करता है, तो यह कहने का मतलब है रंग प्रदान करने की क्या करता है, कार्य करता है। देखिए कहता है कि कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव कहलाता है। देखिए केंद्रक द्रव, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। जीव द्रव, यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर क्या बनते हैं, जीव द्रव बनते हैं। इसकी खोज पुरकिंजे किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1939 में की थी। और 80% इसमें क्या होता है, जल होता है। तो जीव द्रव में याद रखेंगे कितने प्रतिशत जल होते हैं, तो 80% जो है जल होते हैं। अब देखिए कोशिका की आकार, कोशिकांग गोल, चपटी और लंबी होती है। इसका आकार जीवों के शरीर के अनुसार नहीं होता, अपितु इसका कार्य के अनुसार होता है। तो कोशिका की आकार किसके अनुसार होता है, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है उसके कार्य के अनुसार होते हैं। कहते हैं कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होते, जैसे अमीबा, श्वेत रक्त कनिकाएं, ये सब का आकार क्या है, बदलते रहता है, समान आकार नहीं रहते हैं। देखिए पेशीय कोशिकाओं की आकार तरकुनुमा होता है। पेशीय जो कोशिका है उसकी आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखना है तरकुनु, लंबी कोशिका और दोनों तरफ से नुकीली होती तरकुनुमा। लाल रक्त कोशिकाएं गोल होती है, तंत्रिका उत्तक तथावत होते हैं। तंत्रिका उत्तक में अगर हम लोग देखें तो नीचे से ऐसे करके अगर आएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे रहता है। ऊपर से भी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें से निकला हुआ ऐसे आपको बहुत सारे आकृति देखने को मिल जाएगा। तो ये तंत्रिका उत्तक में भी तफावत रूप से पाए जाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, अब देखिए कहने का मतलब है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। कोशिका भित्ति, पहला अगर हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पादप कोशिका जो होती है और ये जंतु कोशिका जो है, तो ये पादप कोशिका में होती है, यह जंतु कोशिका में नहीं होती है। दूसरी अगर लवक की बात करते हैं तो लवक पादप में पाया जाता है, जंतु में लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, तारकाएं, ये आपको पादप में नहीं पाया जाएगा और जंतु में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम, यह पादप में नहीं पाया जाएगा और जंतु में पाया जाता है। ठीक है, इसमें नहीं पाया जाएगा। ऋतिका, यह बड़ी होती है पादप में और ऋतिका इसमें क्या होती है, छोटी होती है। आकार की दृष्टि से इसकी कोशिका का आकार पादप का बड़ा होता है, लेकिन जंतु की अगर बात करेंगे तो इसकी आकार क्या होती है, छोटी होती है। इस प्रकार से कहने का मतलब है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम लोग अंतर देते हैं। तो एक बार और समझ कर देते हैं, कोशिका भी थी पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है।
लवक पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। तरकाएं ये आपको पादप में नहीं पाए जाएंगे और जंतु में पाए जाते हैं। लाइसोसोम पादप में नहीं पाए जाएंगे, जंतु में पाए जाएंगे। कृत्तिका ये बड़ी होती है पादप में, जंतु में क्या होती है, छोटी होती है। आकार कोशिका का आकार इसमें क्या होता है, पादप में बड़ा होता है और जंतु में छोटा होता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है इसमें हम लोग विभिन्नताएं को जो है वह देखें। आगे अगर हम लोग देखते हैं इसमें संगठन और जटिलता के आधार पर कोशिका के प्रकार, यानी कहने का मतलब इसके आधार पर देखें तो दो होता है, असीम केंद्रक वाला होता है और असीम केंद्रक होता है, एगो ससीम केंद्रक होता है। असीम केंद्रक यह आकार में छोटा होता है, ये केवल गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं होता है। जिसको प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, तो याद रखना है कि ऐसे जो पाए जाएंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये प्रोकैरियोटिक हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह कोशिकांग भी बहुत सारे इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन मुकुलन द्वारा होता है इसमें। इसमें बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल ये सब का आता है। तो ये याद रखिएगा, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें आगे बात करेंगे ससीम केंद्रक, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक विद्वान होते हैं, उसमें गुणसूत्र भी पाया जाता है। कोशिकांग समसूत्रण या अर्धसूत्री द्वारा विभाजन की क्रिया होता है। प्रोटिस्टा जगत से आगे जितने भी जीव है, सभी जीवों का केंद्रक जो होता है, यानी केंद्रक युक्त वाला विकसित, तो इसको यूकैरियोटिक कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। याद रखिए, एक को प्रोकैरियोटिक और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। आगे अगर देखें तो कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन करने का मतलब है कोशिकाओं का विभाजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनिए। देखिए कोशिका विभाजन दो प्रकार से होते हैं, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा इसमें करेंगे समसूत्री विभाजन का। हम लोग जो चर्चा इसमें पहले कर लेते हैं, याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन का। ठीक है, इसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन दो समरूप कोशिकाओं से बनती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं, दैहिक कोशिकाएं होती है। इसकी अवस्था चार होते हैं, तो याद रखिएगा, इसकी अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं चार होता है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफेज, इसकी चार अवस्थाएं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला को कहते हैं प्रोफेज, यह गुणसूत्र धागे की समान होती है। इसमें गुणसूत्र दो समरूप अर्ध गुणसूत्र का बना होता है, जो गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब है बिंदु पर जुड़े होते हैं। ये केंद्रक धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं इसके। ठीक है, आगे दूसरा है, आपको कहें तो मेटाफेज, यह केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं। तर्क तर्क छोटा हो जाता है और कोशिका के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं मेटाफेज की अवस्था में। आगे अगर हम लोग देखें एनाफेज, ठीक है, ये गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु दो भागों में बट जाता है। जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है, तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाते हैं। यानी गुणसूत्र को मदद करने में एनाफेज मदद करता है, गुणसूत्र बनने में। गुणसूत्र कोशिकाओं के ध्रुव की तरह व्यवस्थित होकर शुरू कर देता है, ध्रुव की तरफ अवस्थित होकर शुरू कर देता है गुणसूत्र कोशिका के। कोशिका अपने मध्य भाग में संकुचित होना शुरू हो जाता है। अब अगला है टेलोफेज, देखिए इस गुणसूत्र के ध्रुवों तक पहुंचता है और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रकट हो जाते हैं, दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। यहीं से देखिए, यानी एक कोशिका धीरे धीरे उसका केंद्रक डिविजन हुआ और दो केंद्रक से दो सेल जो है वह बनने की क्रियाएं टेलोफेज तक हो जाती है। और कहने का मतलब है कोशिका मध्यवर्ती संकुचन से विभाजित हो जाती है। दो समसूत्री विभाजन के बीच विश्राम या अविभाजित अवस्था को इंट्राफेज कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में कोशिका का अधिकतम आकार होता है और इंट्राफेज में इसकी जो आकार होता है वो अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसकी कितनी अवस्थाएं हुआ, चार अवस्था है। उसके बाद अगर हम लोग देखें अर्धसूत्री विभाजन, इसकी खोज वाल्डेयर ने किया।
ठीक है। और केवल यह जनन कोशिकाओं में होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिकाओं में। ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन 1, इसका भी देखा जाए, और अर्धसूत्री विभाजन 2, इसकी दो अवस्थाएं होती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट देखते हैं। ठीक है। देखिए कहता है यह अर्धसूत्री विभाजन का पहला भाग है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। यह निम्न अवस्थाओं में विभाजित होती है। इसका भी प्रोफेज होता है। ठीक है। प्रोफेज जिसमें समजात गुणसूत्र आपस में जुड़कर बनते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं इसका, देखिए मेटाफेज जिसका भी हुआ, ये केंद्रक झिल्ली इसमें भी लुप्त हो जाता है। समजात गुणसूत्र के जोड़े मध्य रेखा में अवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज हो गया, वही बात इसमें भी ध्रुव, एक ध्रुव दूसरा ध्रुव हो गया। टेलोफेज हो गया, आधे गुणसूत्र दो केंद्रक में बन जाते हैं और दो संतति का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन 2 में सारे क्रियाएं इसी प्रकार से होती है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोशिका विभाजन की जो है वह क्रिया होती है। तो कोशिका की विभाजन की क्रिया इसी प्रकार से जो है इसमें देखने को मिलती है। तो ये बात ध्यान में रखना है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे देखिए तो कहने का मतलब है हम लोग देखेंगे उत्तक, यानी उत्तक पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उत्तक क्या होता है? उत्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह है जिसकी उत्पत्ति, रचना और कार्य क्या होती है? समान होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो एक सी रचना, एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए उत्तक जो होते हैं वह दो प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है। एक को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पादप, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु। अब हम लोग चर्चा करेंगे पादप उत्तक क्या। देखिए यह उत्तक पौधों में पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं विभजोतक उत्तक और दूसरे को हम लोग कहते हैं अस्थायी उत्तक। ठीक है। एक विभजोतक और दूसरा विभजोतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या होता है? तो देखिए विभजोतक उत्तक की अगर हम लोग बात करते हैं, ये पौधों में वृद्धि वाले भाग में, यानी प्रो छोटी, जड़ छोटी, कैम्बियम में पाया जाता है। यह हमेशा विभाजित होते रहते हैं और पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। याद रखिएगा विभजोतक उत्तक जो है वह पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का क्या करना? निर्माण करना। कोशिका भित्ति पतली तथा इसका आकार गोलाकार और अंडाकार बहुभुजी होता है। तो जहां भी पौधों के जो जड़ या पत्ती वाला जो भाग, लास्ट वाला भाग होता है, वहां पाया जाता है। यह पौधों को वृद्धि और मोटाई में क्या करता है? मदद करता है। आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसमें बड़ा केंद्रक होता है, रसदानी कम होते हैं, फिर ये नहीं होते हैं। अब देखिए अस्थाई केंद्रक की बात करते हैं, अस्थाई उत्तक की बात करते हैं। इसमें हम लोग ऐसे देख लेते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर इसमें देखिएगा तो मुख्य रूप से अगर हम लोग ध्यान दें तो कहने का मतलब है विभजोतक उत्तक की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के जो है, ध्यान रखना है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक शीर्ष, शीर्ष। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो अंतर्वेशी, ये हो जाएंगे अंतर्वेशी। और तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएंगे पार्श्व, पार्श्व। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये कहने का मतलब है कहाँ पाए जाते हैं? तो तने, जड़ के शीर्ष वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं। तने एवं जड़ के शीर्ष वृद्धि वाले भाग में। इसको अगर हम लोग देखें तो पत्तियों के आधार में, पत्तियों के आधार में, आधार में पाए जाते हैं। और इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो ये द्वितीय उत्तक होता है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जड़ तने के व्यास बढ़ाते हैं। यह जड़ तने का व्यास बढ़ाते हैं।
देखिए तो तीन विभोजोतक कितने प्रकार के हो गया, तो विभोजोतक की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये तीन प्रकार के होता है। पहला अगर हम लोग देखें तो शीर्ष, दूसरा अंतर्वृषि और तीसरा क्या है पार्श्व। तो ये पौधों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पौधों की जड़ जो होता है, जड़ हो गया, तना हो गया, है ना, पत्ती हो गया, इस सब शीर्ष भागों में। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है विभोजोतक कितने प्रकार के होंगे, तो तीन प्रकार के हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए तो आगे अगर हम लोग देखें दूसरा है अस्थाई उत्तक। ठीक है, अस्थाई उत्तक की हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग अस्थाई उत्तक की जो है वह चर्चा कर लेते हैं। देखिए अस्थाई उत्तक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और दूसरी बात है कि उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी विभजोतक उत्तक से बनते हैं, इसमें विभाजन नहीं होते। विभाजन के बाद जो उत्तक बनते हैं उसको विभजोतक उत्तक कहते हैं। और विभजोतक उत्तक ध्यान रखना है कि ये क्या चीज से बनते हैं, तो याद रखिएगा अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक जो विभजोतक उत्तक के बाद ही बनता है, याद रखिएगा। इसका निश्चित आकार जीवित और मृत पतली भित्ति या मोटी भित्ति वाले हो सकते हैं। इसका आकार बड़ा होता है, राजधानी भित्ति का भी पाया जाता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, एक सरल सरल उत्तक और दूसरा क्या है जटिल उत्तक। यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग कितने भागों में बांटे, यानी अस्थाई उत्तक को भी हम लोग दो भागों में बांटे, एक सरल हो गया और दूसरा क्या है जटिल है। अब देखिए सरल उत्तक की हम चर्चा करेंगे। यह केवल एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है और इसमें भी तीन होते हैं। एक पैरेनकाइमा, ये तीन प्रकार का होता है। सरल ऊतक भी कितने प्रकार के, तीन। यह पौधों के जड़, पत्तियों, फूल आदि में पाए जाते हैं। अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजी होते हैं। इसमें अंतरकोशिकीय स्थान भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। यह जीवित होता है, यह ध्यान रखिए। यह भोजन संचय और स्वांगीकरण करता है। यह पौधों में दृढ़ता प्रदान करता है। जब क्लोरोफिल होता है तो यह क्लोरेमिन काइमा कहलाती है, तो भोजन का निर्माण भी करने में, तो याद रखना है, यानी भोजन निर्माण में भी यह क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी भोजन को भी निर्माण करते हैं पैरेन काइमा के माध्यम से। आगे अगर हम लोग देखें इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, अब देखिए उसके बाद है अगला जो है कोलेन काइमा। ठीक है, ये पौधों के बाहरी एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। यह जीवित होता है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसका आकार गोल, अंडाकार, बहुभुजी होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की मदद से भोजन निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। यह पौधों में लचीलापन और दृढ़ता भी प्रदान करता है। और तीसरा काइमा। ठीक है, यह लंबी और पतली होती है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। दोनों सिरे नुकीली होती है। ये मृत होते हैं, याद रखिएगा कैसा होते हैं, मृत। ये बात ध्यान में रखना है, कैसा होते हैं, मृत होते हैं। यह पौधों में दृढ़ता प्रदान करता है। और स्क्लेरीड एक प्रकार के स्क्लेरकाइमा जो उत्तक है, जो कांटे, ग्रीप है ना, कठोर बीजों में पाई जाती है। ये पौधों में कठोरता प्रदान है, यानी बीज ये सब में दृढ़ उत्तक जो है वह पाया जाता है। आगे अगर हम लोग रक्षी उत्तक की बात करते हैं, यह पौधों के अंग जैसे पत्ती, फूल, तना, जड़, ये सब में बाह्य परत के रूप में पाया जाता है, गार्ड सेल। इसको हम लोग टिश्यू, गार्ड टिश्यू इसको हम लोग कहेंगे। सेल से ही बनता है। यह पौधों में कोशिका मोटी होती है, या इसकी परत मोटी होती है, मोम जैसा होती है, पदार्थ क्यूटीन से ढकी हुई रहती है, याद रखिएगा। यह पौधों में भीतरी ऊतकों की रक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए जटिल ऊतक। यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जल, खनिज, लवण, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जाइलम, याद रखिएगा, और दूसरे को कहते हैं फ्लोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम एवं फ्लोएम दोनों को हम लोग संवहन ऊतक भी कहते हैं, या पौधों में खाद्य पदार्थों को संवहन करने में मदद करता है। देखिए जाइलम, यह कास्ट, लकड़ी भी इसको हम लोग कहते हैं। यह आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय चलने को गिनकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है जाइलम के वलय जो है, उस वलय को हम लोग गिनते हैं। वार्षिक वलय को गिनकर, कहने का मतलब पौधों की एज की पता लगाते हैं। उसके अलावा ये वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, ये सब से मिलकर यह बने होते हैं और ये पौधों में जल पहुंचाने की कार्य करते हैं। याद रखिए जल एवं खनिज लवण
ये पहुंचाने की कार्य करता है। फ्लोएम क्या है, इसमें चालनी नलिका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लोएम रेस से ये सबसे बने होते हैं। चालनी नलिकाओं पतियों में भोज्य पदार्थों को पहुंचाने में मदद करता है। तो ये क्या काम करता है, भोज्य पदार्थ, याद रखना है, भोज्य पदार्थ पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जंतु उत्तक, देखिए जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, एपीथेलियम, दूसरा है पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो ये भी कहने का मतलब कितने प्रकार के हैं, तो जंतु उत्तक जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा 4 प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना है, यानी कहने का मतलब है 4 प्रकार के। देखिए एपिथेलियम, यह एक रक्षीय स्तर होता है, यह त्वचा के बाह्य परत बनाता है। यह त्वचा, मुंह, आहार नल, फेफड़ों की सतह में यह पाया जाता है। यह अंदर की कोशिकाओं को रक्षा करता है, जल एवं अन्य पोषक पदार्थों को अवशोषण में मदद करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए पेशीय ऊतक, यह हमारे शरीर में अंगों को गति प्रदान करता है। पेशीय नाम से ही पता चलता है, जैसे हृदय की धड़कन, भोजन नली का संकुचन और प्रसार, पेशीय ऊतकों के कारण ये सब होता है। ये 3 प्रकार का होता है, रेखित, जिसको हम लोग कहते हैं कंकाल, ऐच्छिक, ठीक है, रेखित, कंकाल और ऐच्छिक। रेखित पेशी, चिकनी पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। यानी कहने का मतलब ऐच्छिक, दूसरा है अनैच्छिक और तीसरा का है हृदय पेशी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है पेशीय ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपको देखने को मिलता है। देखिए रेखित पेशी क्या है, यह हड्डी के साथ जुड़ी होती है, ये शरीर को गति प्रदान करता है। इच्छा अनुसार हम लोग काम करते हैं। ये बेलनाकार होता है, इसमें हल्के और गहरे रंग से बंधे होते हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक ये सब पाए जाते हैं। तो याद रखना है रेखित पेशी इसी प्रकार के देखने को मिलती है। इसमें अगर हम लोग देखें, हड्डी से जो हड्डी को जोड़ता है, यानी कहने का मतलब है हड्डी से हड्डी को जो जोड़ेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। एक वो मांसपेशियों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा अरेखित पेशी। यह हमारे शरीर के आमाशय, आंख, मूत्रवाहिनी, ये सब अंगों में पाए जाते हैं। ये लंबी और तर्क रूप में होता है, जो बंद नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल केंद्रक होता है, तो याद रखना है इसमें क्या होता है, केवल केंद्रक पाए जाते हैं। हृदय पेशी हृदय के लिए, ये हृदय में पाए जाते हैं। इसमें हल्के बंद हल्के होते हैं, ये बेलनाकार और शाखित होते हैं। इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। हृदय के लयबद्ध संकुचन के लिए क्या काम करता है, मदद करता है। हृदय पेशी हृदय में। आगे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए आगे संयोजी ऊतक, ठीक है, यह शरीर में अंगों को जोड़ती है, सहारा प्रदान करती है और बांधने की कार्य करती है। अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु और रुधिर, ये सब संयोजी ऊतक है। अस्थियां बहुत दृढ़ होती है और शरीर को दृढ़ता यह प्रदान करती है। अस्थि लचीली होती है, हमारे नाक, कान ये सब में, जिसको उपास्थि कहते हैं। एक अस्थि हो गया और दूसरा क्या हुआ, उपास्थि। अस्थि से हम लोग को शरीर की आकार ये सब देता है, उपास्थि से कान ये सब का हड्डी है। शार्क मछली पूरा कंकाल उपास्थि है, याद रखिएगा। कांड्रा पेशी से पेशी को जोड़ता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कांड्रा जो है वह पेशी से हड्डी को क्या करता है, जोड़ता है। और स्नायु की बात करते हैं, यह अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। तो ये 2 चीज जो है हम लोग को याद रखना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कांड्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या काम करेगा, तो कांड्रा जो है वह आपको पेशी से हड्डी को क्या करता है, जोड़ने की कार्य करता है। तो पेशी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो ये ध्यान में रखना है, कांड्रा जो है वह पेशी से हड्डी को जोड़ने की कार्य करता है। तो एक लिगामेंट होता है और एक जो है वह टेंडन होता है। तो लिगामेंट हो गया यानी पेशी से अस्थि को जोड़ेगा, कांड्रा यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ने की कार्य करता है। एरियोलर नामक संयोजी ऊतक जो है शरीर में रिक्त अंगों को आपस में जोड़ने की कार्य करता है। एरियोलर बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर भी एक तरल ऊतक है, और रुधिर की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए तो रुधिर की अगर हम लोग देखेंगे, तो रुधिर अगर देखिएगा तो इसमें क्या है, तो रुधिर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। रुधिर, ये रुधिर जो होता है, ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं,
प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल या कार, और दूसरा है व्हाइट। तो रेड ब्लड ये कण के रूप में होता है, ये भी कणिका के रूप में होता है, कणिका के रूप में, ये भी कणिका के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसमें लगभग कहने का मतलब है ये पतले पूरे होते हैं, यानी कहने का मतलब है इसको अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें 55% जो है पूरे रक्त का 55% होता है। ये कहने का मतलब है इसका जीवन 120 दिन होता है। याद रखिएगा, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद रखना है इसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यही जो है आरबीसी, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी कबरगाह को अस्थि मज्जा, इसकी कबरगाह को अगर हम लोग देखें तो प्लीहा कहते हैं, प्लीहा उत्पन्न कहाँ से, अस्थि मज्जा में। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करता है, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट ये सब इसकी भाग हो गया, और इन दोनों का जो अनुपात है वह 600:1 होता है। ये बात है, एक है प्लेटलेस, ठीक है। ये कहने का मतलब है रोग रक्त को थक्का जमने में क्या काम करता है, मदद करता है, यानी कट ये सब जाएगा तो उसको खून को रोकता है, यानी रोकने की कार्य करता है। तो याद रखिएगा रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक है, इसके प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भाग होते हैं। 55% ये पूरे हिस्सा होता है। यह आपको शरीर में क्या काम करता है कि ताप ये सब नियंत्रण में, रक्त को जमने ये सब में मदद करता है। हिपैरिन ये सब प्लाज्मा में ही पाया जाता है, तो शरीर के तापमान ये सब को नियंत्रण करने की कार्य करता है। ये कणिका आरबीसी क्या है, इसकी जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह आपको ऑक्सीजन को ढोने ले जाने की कार्य करता है, ठीक है। इसकी कबरगाह किसको कहते हैं, तपलिया को कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी बात है अस्थि मज्जा, इसकी जीवन काल जो होता है 103 या 4 दिन होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करता है। लिम्फोसाइट ये सब इसकी क्या है, पार्ट है, ठीक है। और इसका अनुपात कितना होता है, आरबीसी अगर 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा, 1 होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देख ले, लास्ट है यानी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है यह चीज क्या से बनता है, तो न्यूरॉन से बनता है। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, याद रखिएगा यह न्यूरॉन से बनता है। और न्यूरॉन को भी देखिए भाग होता है कितने, तो ऐसे करके अगर हम लोग बनाए, एक दुर्मिकाय होता है, एक्सॉन होता है। और यहाँ पर कहने का मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो इसका भाग होता है, तो ऐसे करके देखें तो ये तंत्रिका ऊतक हुआ, इसके 3 भाग होते हैं। इसके बारे में भी आपको देख लेना है। 2 तंत्रिका ऊतक जहाँ जुड़ता है इसको दुर्मिकाय कहते हैं, जहाँ जुड़ने की कार्य करता है यहाँ से, इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, याद रखिएगा सिनेप्स। ये पूछता है कभी कभी, जो तंत्रिका ऊतक जहाँ जुड़ता है उसको सिनेप्स कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा हम लोग जो है ऊतक, और दूसरी बात है ऊतक और उसके साथ साथ जितना था वह सब हम लोग पढ़ लिए हैं। इस पर जितने भी क्वेश्चन होगा अगले क्लास में आप लोग को क्वेश्चन भी डिस्कशन कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।